Morning, everyone. Let's continue with covalent chemical bonding, and today we will start with coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond. So, the bond in which electrons are shared between two atoms, but both electron both electrons belongs to only one atom is called as coordinate covalent bond. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. एंड नाउ गाइस ओवर हियर विल टेक सम एग्जांपल्स. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज H3O प्लस. H3O प्लस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, इसका नाम क्या रहता है? हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन. नाउ गाइस इन केस ऑफ हाइड्रोनियम आयन हम लोग अगर देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड H प्लस. दिख रहा है क्या? दैट इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड H प्लस. ठीक है, तो गाइज अगर हम लोग वाटर की बात करें तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट वाटर. तो इन केस ऑफ वाटर वन ऑक्सीजन इज देयर एंड ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो ऑक्सीजन कंटेन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नाउ बिटवीन दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स बॉन्ड्स विद 2 हाइड्रोजन. तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए. कैन यू से इट? ये दिख रहा है क्या? देखो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए. अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाउ मेनी लोन पेयर ऑक्सीजन कंटेन्स? ये वाटर का स्ट्रक्चर तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है. इट इज नॉट न्यू फॉर यू. ओके, दो. परफेक्ट. अब गाइज इसके बाजू में एक H प्लस आ गया. अब ये H प्लस कहाँ से आ सकते हैं? ये कहीं से भी आ सकते हैं. कोई एक एसिड हम लोगों ने ऐड कर दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें HCl ऐड कर दिया. अब जैसे ही मैं इसमें HCl ऐड कर दूंगा तो HCl अपना H प्लस दे देगा. तो ये H प्लस आ गया. अब ये जैसे ही H प्लस वाटर के ऑक्सीजन को दिखा तो इनमें कुछ डिस्कशन हुआ, ऐसे अज्यूम करते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन ये भाई बहुत दुखी है. क्यों दुखी है? वाई इट इज क्वाइट सैड? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स? मुझे बताओ. हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज में, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं? तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है. ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है. हम लोगों ने वो इलेक्ट्रॉन भी निकाल के फेंक दिया तो उसके पास अभी कितने हो गए? 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, एंड हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड रहते हैं? तो हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. याद रखना, हाइड्रोजन को स्टेबल बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो हीलियम जैसा बन जाएगा. तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को देखा, उस ऑक्सीजन को लगा कि यार हाइड्रोजन बहुत अकेला अकेला है, तो बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, अच्छे से देखना, लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन ने जैसे ही लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया तो क्या होगा? अब देखो, ये ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को. समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोजन है. बाकी दो हाइड्रोजन जैसे थे वैसे ही रहने वाले. बाकी दो हाइड्रोजन जैसे थे वैसे ही रहने वाले. बट ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया या फिर हाइड्रोजन को दे दिया. अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के पास पहले प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा? हाइड्रोजन पहले पॉजिटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिया, तो ओवरऑल चार्ज कौन सा बनेगा? नेगेटिव बनेगा. अरे न्यूट्रल बनेगा ना. एक +1 एक -1 कंबाइन होके क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा. ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा. पहले +1 था,
हम लोगों ने एक -1 दे दिया, तो नाउ इट विल बिकम 0, न्यूट्रल बन गया। ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो नाउ ऑक्सीजन विल कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आ रहा है इतना? एंड नाउ गाइस, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। एंड दोनों इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेंगे, तो दोनों के बीच में बन जाएगा एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, याद रखना, पहले हमारे हाइड्रोजन के पास बॉन्ड था ही नहीं। ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करके, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करके ये बॉन्ड बनाया गया है। ठीक है। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आ रहे हैं, हेंस दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी हम लोग एरो दिखाते हैं। एरो कैन बी यूज और इट कैन नॉट बी यूज। ठीक है। तो एरो का यूज हो भी सकता है, एरो का यूज नहीं भी हो सकता है। तुम लोग ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, विदाउट एरो। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड दिखाते वक्त हम लोग कभी कभार मतलब एरो बना भी सकते हैं, बहुत सी बार एरो बनाया हुआ नहीं रहता, ऐसे रहता है। ठीक है। तो ये हम लोगों को खुद से पहचानने आना चाहिए कि कौन सा टाइप का बॉन्ड बना है। तो इसके अब कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। नाउ सेकंड एग्जांपल इज NH4+। ये देखा है क्या तुम लोगों ने? NH4+। अब गाइस NH4+ इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू विच एटम? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ठीक है। तो अमोनियम NH3+H+ रहेगा। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो अमोनियम इज NH3+H+। ठीक है। नाउ गाइस ओवर हियर व्हाट विल हैपन? तो सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने गया, तीनों हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाया। तो इसके पास कितनी लोन पेयर बची? इसके पास एक लोन पेयर बच गई। ठीक है। अब इसके सामने आ गया एक H+। अगेन ये H+ एसिड का हो सकता है, H2SO4, HCl, HNO3 किसी का भी हो सकता है। ठीक है। अब नाइट्रोजन ने देखा हाइड्रोजन बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नाइट्रोजन ने क्या किया? नाइट्रोजन ने अपनी एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। अब नाइट्रोजन ने जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, नाइट्रोजन के पास खुद के पास बचा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया हाइड्रोजन को, और ये नीचे वाले 3 बॉन्ड पहले जैसे थे वैसे तो रहने ही वाले हैं। ठीक है। नाउ गाइस, हाइड्रोजन फर्स्ट इट वाज पॉजिटिवली चार्ज एंड नाउ इट कंटेन्स अ नेगेटिव चार्ज, तो +1 - 1 विल बिकम 0। बट नाउ नाइट्रोजन हैज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नाइट्रोजन विल नाउ कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो नाइट्रोजन नाउ कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे बन गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे बन गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बेशक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, BF4-। ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो, 4 फ्लोरीन है ना, तो टेट्रा फ्लोरो बोरेट। बोरॉन को हम लोगों ने कर दिया बोरेट, बिकॉज नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने के बाद हम लोग एंडिंग करते हैं ATE से। ठीक है। तो नाउ गाइस, टेट्राफ्लोरोबोरेट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ BF3 प्लस F-। ठीक है। तो अब गाइस मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल, BF3, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? BF3 बनाने के लिए बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में रहते हैं 1, 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन। एंड फ्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हो रही है, और तीनों के साथ इसने एक एक बॉन्ड बना दिया। अब मुझे बताओ गाइस, बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, एंड एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब बोरॉन कंटेन्स 1, 2, वेरी नाइस, 3, 4, 5 and 6। It contains 6 electrons.
अब मुझे बताओ बोरॉन ये सेट हो गया है या नाउ इट इज अनस्टेबल? व्हाट डू यू थिंक, इट इज स्टेबल और इट इज लेस स्टेबल? बोरॉन बी इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell, तो इट इज लेस स्टेबल, करेक्ट। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल बनेगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल बनेगा? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वेरी नाइस, करेक्ट, टोटल 8 होने चाहिए, या फिर और दो हम लोग ऐड करेंगे, परफेक्ट। अब गाइस वो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इसके बाजू में आ गया एफ माइनस। कौन आ गया? एफ माइनस। अब एफ माइनस देखो कैसे बनता है। फ्लोरीन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? फ्लोरीन के पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 7 में अगर और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ये एफ माइनस किधर से आया? ये एफ माइनस किधर से भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये एच एफ से आ सकता है, ये एन एफ से आ सकता है, ये के एफ से आ सकता है, वो किधर से भी आ सकता है। एफ माइनस हम लोगों को किधर से भी मिल जाएगा, उसकी हम लोगों को कुछ जरूरत नहीं है अभी के लिए सोचने की। अब होगा क्या बताओ। फ्लोरीन ने बोरॉन को देखा, बोरॉन बहुत दुखी दुखी था, तो फ्लोरीन ने बोरॉन को पूछा कि भाई इतना दुखी क्यों है, क्या हुआ? तो बोरॉन बोल रहा है कि भाई बहुत ट्राई किया, 3 बॉन्ड बनाए, बट अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो फ्लोरीन बोलते चल ठीक है, एक काम कर, मेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मैं मदद करता हूँ। क्या चलो है, समझ में आ रहा है? तो फ्लोरीन ने बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो देखो, अब बोरॉन और फ्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इस फ्लोरीन ने पहले से 3 बॉन्ड था, वो मत भूलना कि पहले से एक, 2 और 3, ऐसे 3 बॉन्ड थे। एंड अब नए फ्लोरीन ने बोरॉन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एंड उसके पास खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो ये फ्लोरीन, इसके ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था, -1 चार्ज था, उसने अपना एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। फ्लोरीन के ऊपर अभी कौन सा चार्ज बचेगा? इस फ्लोरीन के ऊपर अभी कौन सा चार्ज बचेगा गाइस, बताओ। उसके ऊपर -1 चार्ज था और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। नाउ इट विल बिकम न्यूट्रल, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। याद रखना, नेगेटिव चार्ज उसने अपना दे दिया तो वो क्या बनेगा? न्यूट्रल। उसके पास -1 था, उसने -1 बोरॉन को दे दिया। अब बोरॉन ने एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड इन दोनों के बीच में बन गया एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड इसे क्यों बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगेन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। ओके, जिन लोगों का लिखना बाकी होगा कंप्लीट दिस फास्ट। एरो किसकी तरफ करना है? तो एरो उस तरफ रहता है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ओके गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं, लिख के हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, सो नाउ इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी रहती है? सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं उनकी फिजिकल स्टेट। Now, remember this, ionic compound, they majorly exist in solid form, but in case of covalent compound, they exist in liquid और इन गैस फॉर्म। ठीक है, वो एक तो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे या फिर गैस फॉर्म में रहेंगे। अब गाइस, लिक्विड या फिर गैस फॉर्म के साथ साथ समटाइम्स
समटाइम्स एज सॉफ्ट सॉलिड्स। ठीक है, बहुत सी बार वो सॉफ्ट सॉलिड रहते हैं। सॉफ्ट सॉलिड मतलब क्या? तो तुम लोगों ने कैंडल देखी है? कैंडल, कैंडल इज मेड अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कैंडल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बना रहता है। तो तुम लोगों ने देखा होगा वैक्स जो है, कैंडल का जो वैक्स रहता है वो हम लोग इजीली बेंड कर सकते हैं, या फिर वो बहुत सॉफ्ट रहता है, हम लोग उसको प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर हम लोगों की फिंगरप्रिंट्स तक आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो कैंडल्स आर मेड अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉफ्ट सॉलिड्स, इवन रबर, प्लास्टिक। ठीक है, वो सारी चीजें जो बेंड हो सकती है या फिर जिसमें इलास्टिसिटी है, वो मेजरली कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनी रहती है। ओके, आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड बहुत स्ट्रांग रहते हैं। अब नेक्स्ट उनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। एक्सेप्शन किसका आता है? एक्सेप्शन लिख दो चलो। इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। एक्सेप्शन डायमंड, ग्राफाइट, सिलिका। सिलिका मतलब सैंड। ठीक है, तो सिलिका मतलब सैंड। तो ये ऐसे कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो एक्सेप्शन क्यों आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसका रीजन रहता है बिकॉज दे आर जाइगेंटिक मॉलिक्यूल्स। जाइगेंटिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जाइगेंटिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? तो दे आर वेरी बिग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दे आर रियली बिग मॉलिक्यूल्स एंड बिकॉज ऑफ विच दे हैव ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है गाइस। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विच वी आर गोइंग टू लर्न इज कंडक्टिविटी। ठीक है, नाउ देयर कंडक्टिविटी, थर्ड कंडक्टिविटी। तो गाइस हम लोगों को पहले से पता है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक बोलो, रबर बोलो, वैक्स बोलो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक तो हम लोग वायर्स के ऊपर लगा के रखते हैं सो दैट हम लोगों को करंट ना लगे। ठीक है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। इसमें एक्सेप्शन कौन से आते हैं? तो इसमें एक्सेप्शन लिख दो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर वन इज पोलार सॉल्वेंट, पोलार कंपाउंड्स। पोलार कंपाउंड क्या रहते हैं अगर ये हम लोगों को पता नहीं है तो इस चैप्टर में हम लोगों को पता चल जाएगा बाद में, डोंट वरी। तो HCl, HBr, एक्सेट्रा। ठीक है, दे आर पोलार। अब ये क्यों रहते हैं वो हम लोग बाद में देख लेंगे, और ये हम लोगों ने एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में भी पहले देखा है। अब सेकंड नंबर पे आता है सेल्फ आयनाइजेशन कंपाउंड। सेल्फ आयनाइज कंपाउंड्स। अब सेल्फ आयनाइजेशन मतलब क्या? खुद को आयनिक फॉर्म में लेके जाना। तो सेल्फ आयनाइजेशन मतलब ये खुद को ही आयनिक फॉर्म में लेके चले जाते हैं। अब अगेन ये रिएक्शन इस चैप्टर की नहीं है तो ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर H2 लिखा मैंने, एक HOH लिखा। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन क्या करता है? एक ऑक्सीजन जैसे मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ाया था सेम मेथड यहाँ पे होने वाली है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन मतलब इसके साथ चला गया। ठीक है, तो ये बेचारा ऑक्सीजन OH अकेला गिर गया। तो हाइड्रोजन जाते वक्त अपना सारा सामान इस ऑक्सीजन को देके भाग गया। ठीक है, मतलब हुआ क्या? वाटर में पहले H2O था, एक और H ऐड हो गया तो ये बन गया H3O। एंड ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। प्लस ये OH को तो अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए वापस, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल्फ आयनाइजेशन। एंड थर्ड एग्जांपल इज ग्राफाइट। ग्राफाइट, ये तीनों चीजें इस चैप्टर में हम लोग बाद में आराम से पढ़ेंगे बट अभी के लिए ये सिर्फ लिख के रखो। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज आइसोमेरिज्म। जस्ट मिनट गाइस।
Yes, guys. So next is isomerism. Now remember this, all covalent compound can, मतलब they can show isomerism, ठीक है, वो हमेशा करेंगे ऐसा नहीं है, but they can show isomerism, ठीक है, तो can show isomerism. ओके, तो व्हाट इज पोलर कंपाउंड, मैंने वही बोला ना, हम लोगों ने ये पहले ही पीरियोडिक टेबल में देखा है, एंड अगर वहां पे तुम लोगों का मिस हो गया होगा तो इस चैप्टर में हम लोग बाद में वापस पढ़ेंगे, बट अभी के लिए उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म, why have I written graphite? Because graphite is a conductive compound, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, इसलिए मैंने ग्राफाइट लिखा है, वो एक्सेप्शन में आता है, जो कि क्यू है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, नाउ आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स मतलब क्या, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, तो आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख दो, कंपाउंड्स हैविंग सेम, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula, structural formula। अब इसमें एग्जाम्पल कौन सा आएगा, तो देखो गाइस, एग्जाम्पल तो बहुत सारे आ सकते हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। तो सिंपल एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH2, CH3। यहाँ पे ये सारे के सारे कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में है। इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास 4 कार्बन है, एंड हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरे पास टोटल 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट कार्बन जो है वो मैंने उठा के अटैच कर दिया सेकंड कार्बन को, तो मुझे कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, CH3, CH, CH3, CH3। अब गाइस इसका भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो अभी भी 4 कार्बन एटम्स है, एंड अभी भी हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो गाइस दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो डिफरेंट है, एंड दोनों के नाम हम लोगों ने जो दिए है वो भी डिफरेंट है। एक है एन पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन बनाया ना मैंने, एक है एन ब्यूटेन एंड दूसरा है आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू, नथिंग एल्स। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो किसी का लिखना बाकी हो गया होगा तो कंप्लीट दिस फास्ट। ओके, नेक्स्ट, नाउ गाइस सेलिब्रिटी, ठीक है। सो सेलिब्रिटी, मुझे बताओ, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो पाएंगे क्या? कोवेलेंट कंपाउंड मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो विल दे dissolve in water? So no, they will not, ठीक है। Remember this, like dissolves like, solubility के टाइम पे हम लोगों को याद रखना है like dissolves like, ठीक है। तो solubility, तो solubility में हम लोगों को like dissolves like याद रखना है, एंड like dissolves like के केस में ये हम लोग जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड मतलब क्या, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो पाएंगे क्या, मतलब वाटर जैसे कंपाउंड में डिसॉल्व हो पाएंगे क्या? तो जनरली दे आर insoluble in water, ठीक है, दे आर insoluble इन वाटर, ठीक है। तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते, बट वो उनके ही भाई बहनों में डिसॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल, मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो अब रिएक्शन टाइप, तो गाइज इनकी रिएक्शन टाइप कौन सी रहती है, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं या स्लो? तो याद रखना,
these reaction occurs at a normal pace. ठीक है, तो स्लो स्पीड रिएक्शंस जहाँ पे हम लोग उनको डायरेक्ट फट करके रिएक्शन मिलती है, जैसे हम लोगों ने आयनिक में देखा था। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, बट कोवेलेंट बॉन्ड की रिएक्शन जो रहती है वो थोड़ी कम रहती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे गाइस एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो। अगर मुझे नाइट्रोजन को कंबाइन करना है हाइड्रोजन के साथ, एंड फॉर्म करना है अमोनिया, ये रिएक्शन पड़ी है ना, H2 सॉरी N2 + 3H2 गिविंग अस 2NH3। देखिए ये रिएक्शन। ओके, अब गाइस यहाँ पे होता क्या है, तो देखो सबसे पहले तो नाइट्रोजन अपने बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, नाइट्रोजन अपने बॉन्ड ब्रेक करता है। हाइड्रोजन के हम लोगों को 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, एंड उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। करेक्ट, दिस इज हेबस प्रोसेस। तुम लोगों को रिएक्शन नॉर्मल लिख के दिखा देता हूँ, तुम लोगों को याद आ जाएगी। N2 + 3H2 गिविंग अस 2NH3। मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने ये रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बार बार पढ़ी थी, बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, अब गाइस इस रिएक्शन को होने के लिए पहले तुम लोगों को 4 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, दिख रहे हैं। एंड फिर उसके बाद तुम लोग नए बॉन्ड फॉर्म करोगे। मुझे बताओ, पहले 4 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, फिर और नए बॉन्ड्स बनाने के लिए और थोड़ा टाइम जाएगा। तो ऑब्वियस है ये ओवरऑल प्रोसेस होने के लिए अच्छा खासा टाइम जाता है, एंड हेंस दिस इज अ स्लो प्रोसेस। गेटिंग इट? चलो कंप्लीट दिस फास्ट। लिख देना ये सब कुछ। ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद थियरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हो गया रहेगा यहाँ तक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद थियरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन।
अभी से जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइगेंटिक मॉलिक्यूल्स? जाइगेंटिक मॉलिक्यूल्स मींस वेरी बिग मॉलिक्यूल। ठीक है, तुम लोगों ने जायंट ही वर्ड सुना होगा। तो जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। ठीक है, साइज में उनकी साइज बहुत बड़ी रहती है नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। ओके, नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद थियरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। थियरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, और यही इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ थियरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं ल्यूइस थियरी, जिसे ही हम लोग ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी जिसे हम लोग वीबीडी के नाम से जानते हैं। थर्ड हम लोग स्टडी करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, जिसे हम लोग जानेंगे VSEP आर के नाम से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, मॉलिक्यूलर और बाइटल थियरी, जिसे हम लोग बोलेंगे MOT। ठीक है, सो गाइस ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और उसमें हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, ऑक्टेट रूल मतलब ल्यूइस थियरी। ठीक है, तो गाइस ल्यूइस थियरी ये तुम लोगों को सबसे पहले से ही पता है। ठीक है, मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बताओ ल्यूइस थियरी क्या बोलती है? ल्यूइस थियरी क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स टू कंप्लीट देयर, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख के दे दिया है, बिकॉज ये तुम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। एंड इसके ऊपर अभी तुम लोगों को वापस कोई ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, तो हम लोग इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ल्यूइस थियरी में हम लोग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये पता होगा तुम लोगों को। तो हाउ टू राइट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइस देयर आर सम रूल्स टू राइट डाउन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या रहते हैं? सबसे पहला रूल रहता है सेंट्रल एटम को पहचानना। ठीक है, रूल नंबर वन, सेंट्रल एटम को पहचानना। सेंट्रल एटम को हम लोग पहचानेंगे कैसे? सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सेंट्रल एटम जो रहता है ना गाइस, वो हमेशा रहता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, बी पॉइंट कैन फॉर्म मल्टीपल फॉर्म बॉन्ड्स, कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स। सी कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। ठीक है, एक से ज्यादा बॉन्ड तो बना ही सकता है, बट डबल बॉन्ड अगर जरूरत पड़े तो डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, डी लार्जेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज। ठीक है, एंड इट शुड हैव हाई हाईएस्ट हाईएस्ट मास, सबसे ज्यादा इसका मास भी रहता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ठीक है, या फिर सेंट्रल एटम क्या है। तो गाइज सेंट्रल एटम की कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो। हाँ, एंड लीस्ट इन नंबर, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड
लीस्ट इन नंबर, उसका नंबर सबसे कम रहने वाला है, ठीक है, उसका नंबर सबसे कम रहने वाला है। तो इसके एग्जाम्पल लिख दो कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल H2SO4। अब H2SO4 में अगर तुम लोग देखोगे तो सबसे कम नंबर किसका है, सल्फर का है, तो वो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम बन जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं SO2 की बात करूं, कम नंबर किसका है, सल्फर का ही है। अगर तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है, सल्फर की ही है। सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बना सकते हैं, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने कोवेलेंसी के कंसेप्ट में देख लिया था। अब अगर गाइस मैं बात करूं H3PO3 के या फिर H3PO4, मुझे बताओ विच वन इज सेंट्रल मेटल एटम। चलो ये लिखना स्टार्ट करो, मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग फाइंड आउट करो। HNO3 बीच वाला एटम, हाँ, सेंट्रल मेटल एटम मतलब जो बीच में आने वाला है। PCl3, PCl5, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस। करेक्ट, सेंट्रल मेटल एटम पहचान पा रहे हो क्या तुम लोग। H2O, ठीक है, लिख दो। नाउ रूल नंबर 2, दिस इज रूल नंबर 1, सेंट्रल मेटल एटम को पहले पहचानो। रूल नंबर 2, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन always acts as always acts as surrounding atom, सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम को मैं अभी से बोलूंगा SA, एंड सेंट्रल एटम को मैं बोलूंगा CA। CA लिखा तो सेंट्रल एटम है, और सराउंडिंग एटम अगर मुझे लिखना होगा तो मैं SA लिखूंगा, ठीक है। थर्ड रूल, ऑक्सीजन के रूल। अब ऑक्सीजन के बारे में तुम लोगों को कुछ चीजें पता रहनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहेंगे, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो इट फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, ठीक है, एंड इट इज न्यूट्रल। ऑक्सीजन के पास अगर 2 लोन पेयर्स रहेंगी तो इट इज न्यूट्रल, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होगी, कितने लोन पेयर, या फिर 1 लोन पेयर बच गई। 1 लोन पेयर का एग्जाम्पल हम लोगों ने ऊपर देखा भी है, वाटर H3O+ में। H3O+ में ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर बच जाती है, और वो कितने बॉन्ड बनाता है, तो इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स, ठीक है। एंड उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, तो इट कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर आ गई तो ऑक्सीजन बनाएगा एक ही बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाता है, एंड उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तुम लोगों को अभी थोड़ा सा आर्बिट्री लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा। बट इसके बाद हम लोग जैसे ही एग्जाम्पल लेंगे तुम लोगों को मीनिंग समझ में आने लग जाएगा। ये रूल्स अच्छे से देख लो, अच्छे से याद भी रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब लास्ट वाले 2 जो रूल्स है वो थोड़े से रैंडम रूल्स है, वो हमेशा फॉलो हो ऐसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इज यूजुअली प्रेजेंट ऑन is usually present on central atom, and fifth, negative charge is present on surrounding atom, ठीक है। तो ये लिख दो, कैन आई गिव एन एग्जांपल बेस्ड ऑन ऑक्सीजन। गाइस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, अभी के लिए हम लोग रूल्स लिख रहे हैं पहले, एंड उसके बाद हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, तो वेट करो थोड़ा, एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, डोंट वरी। चलो ये लिख दो।
ओके, अब गाइस तुम लोगों को इतना तो पता होगा कि हम लोगों का ऑक्टेट रूल जो है वो हमेशा अप्लाई नहीं होता, इट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, पता है क्या नहीं? ठीक है, तो ऑक्टेट रूल के हम लोग कुछ एग्जांपल अभी लिखने स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यूएस डॉट स्ट्रक्चर लिखते बैठेंगे सबके। चलो स्टार्ट करें। देन नाउ गाइस नेक्स्ट हम लोग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले कुछ कंपाउंड्स के प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट आप ऐसे लिखो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना। राइट डाउन ल्यूइस डॉट, ठीक है। सो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे अमोनिया का। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों को ड्रॉ करना है अमोनिया। तो अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन बनेगा गाइस? अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन बनेगा? तो ऑब्वियसली अमोनिया में सेंट्रल एटम बनेगा नाइट्रोजन। परफेक्ट। तो नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखाएंगे ऐसे डॉट से। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब उसके बाद आता है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब स्कूल में तुम लोगों को पढ़ाया होगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे दिखाएंगे? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखाएंगे एक्स से। ठीक है, एंड उसके बाद ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर दो। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, करेक्ट। यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, एंड यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। अब गाइस हम लोग स्कूल के लेवल से थोड़े ऊपर आ गए हैं, तो तुम लोगों को ये डॉट एंड क्रॉस बनाते बैठने की जरूरत नहीं है। अभी तुम लोग क्रॉस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बस तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं H2S का। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ H2S गाइस व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर ये सेंट्रल एटम है, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। सल्फर इज माई सेंट्रल एटम। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ये ऑक्सीजन का भाई है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी नाइस। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड इसने बना दिए बॉन्ड। नाउ इफ यू विल सी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हुआ कि नहीं? हाँ बाय द वे, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं वो बताना मैं भूल गया। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए अभी इसके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेबल बन गया। यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी स्टेबल बन गया। 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो। थर्ड एग्जांपल इज ऑफ PCl3। ठीक है, नाउ गाइस इन केस ऑफ PCl3 यू टेल मी which one is central atom, which one is central atom? तो सेंट्रल एटम ओवर हियर इज फॉस्फोरस, वेरी नाइस। अब फॉस्फोरस ये नाइट्रोजन के नीचे आता है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिगाड़ी। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में भी 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाजू में आ जाएंगे क्लोरीन आइटम्स। कौन आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक दो, एक दो, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, एंड इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? देखो, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे हम लोग काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, खत्म। ठीक है, नाउ गाइस विल ड्रॉ सम ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो हम लोग ड्रॉ करेंगे, एंड फिर मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट भी बताऊंगा।
क्या ड्रॉ करने वाले हम लोग? ऑक्सी एसिड। ठीक है। तो ऑक्सी एसिड मतलब क्या? तो ऑक्सी एसिड मतलब एसिड है। तो एसिड में यूजुअली क्या क्या प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोजन तो रहने ही वाला है, एसिड है तो हाइड्रोजन रहेगा। एक रहता है नॉन मेटल। एंड ऑक्सी एसिड है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है। समझ में आ रहा है? एसिड के अंदर हाइड्रोजन, नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन, ये चार चीजें प्रेजेंट, तीन चीजें प्रेजेंट रहती है ऑक्सी एसिड्स के अंदर। ऑक्सी एसिड का एक सिंपल एग्जांपल अगर देने चाहो तो फर्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक H2SO4। अब मुझे बता, ओवर हियर विच वन इज सेंट्रल मेटल एटम? ओवर हियर विच वन इज सेंट्रल मेटल एटम? सल्फर इज सेंट्रल मेटल एटम, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस फोर्थ एग्जांपल H2SO4, जिसमें सल्फर सेंट्रल मेटल एटम है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो सल्फर कंटेन्स 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन्स। गाइस याद रखो, होगा क्या? पहले तो सल्फर अटैच टू 4 हाइड्रो ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर इज अटैच टू 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन इसके आजू बाजू में लिख देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो देर आर 4 ऑक्सीजन। ठीक है। एंड ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ। तो व्हाट विल हैपन गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के सामने सामने एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। दिख रहा है क्या डबल बॉन्ड? ठीक है। यहाँ पे भी क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। अब दो हाइड्रोजन बच गए। यस, आई विल सेंड दिस पीडीएफ ऑन ग्रुप, डोंट वरी। अब दो हाइड्रोजन बच गए गाइस। तो हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से। दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? शेयर कर दिए। तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड बन गया। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 गाइस। ये मैंने अभी तुम लोगों को बना के तो दिखा दिया, बट एग्जाम में तुम लोग कैसे बनाओगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक मैं तुम लोगों को यहाँ पे बाजू में लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? तो नंबर वन ट्रिक इज ड्रॉ OH इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन है उतने OH बना लेना। ठीक है। एंड नंबर टू, ड्रॉ डबल बॉन्ड O विथ रिमेनिंग ऑक्सीजन। विथ रिमेनिंग ऑक्सीजन। आई नो ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाना डिफिकल्ट है, बट ये दो रूल्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं उसे अगर फॉलो करोगे तो तुम लोग बिंदास ये स्ट्रक्चर बना पाओगे। अब वो कैसे होगा वो बताता हूँ, देखो। फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे H2SO3 का। अब गाइस इसमें सेंट्रल एटम कौन है बताओ? विच वन इज द सेंट्रल एटम? विच वन इज द सेंट्रल एटम ओवर हियर? सल्फर इज द सेंट्रल एटम ओवर हियर, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस सल्फर बना लो। यहाँ पे आ गया सल्फर। अब रूल क्या है? ड्रॉ OH इक्वल टू नंबर ऑफ H। मुझे बताओ कितने OH ड्रॉ करोगे? कितने OH ड्रॉ करोगे? दो OH ड्रॉ करेंगे बिकॉज दो हाइड्रोजन है। तो गाइस दो OH ड्रॉ कर लो। अब मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन बच गए? कितने ऑक्सीजन बच गए? एक ऑक्सीजन बच गया, वेरी नाइस। देखो दो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, एक ऑक्सीजन बच गया। ड्रॉ डबल बॉन्ड O विथ रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O ड्रॉ कर लो। खत्म। इज इट डिफिकल्ट? अब सल्फर के आउटर मोस्ट में कितनी लोन पेयर आएंगी, ऐसा क्वेश्चन आया तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3
4, सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 5 और 6 एक लोन पेयर बन गई। अरे इज इट क्लियर? डबल बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करें? अरे वही तो बोल रहा हूँ, जितने ऑक्सीजन बचेंगे उतने के डबल बॉन्ड बना लेना। ठीक है, तो बाकी अपने लॉजिक प्लीज मत लगाओ गाइस, तुम लोग बाकी कोई भी लॉजिक लगाओगे तो वो रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, नाउ राइट डाउन H3PO4। OH इज नॉट अ पेरोक्साइड लिंकेज। ओके, H3PO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो। सेंट्रल एटम P आएगा, वेरी नाइस, तो P को सेंट्रल एटम बना दो। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने OH आएंगे? यहाँ पे कितने OH आएंगे? 3 OH आएंगे, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। गाइस एक दो तीन, तीन ऑक्सीजन यूज किए, मेरे पास टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन बच गया, वो एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा? एक ऑक्सीजन बच गया, वो एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा? वो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, वो खत्म। क्लियर? चलो, अगर समझ में आ गया होगा तो ये ड्रॉ करना। अगर समझ में आ गया होगा तो ये ड्रॉ करो, HClO4। एंड और एक ड्रॉ करना, HClO3। HClO4 और HClO3, ये दो कंपाउंड्स ड्रॉ करो, चलो। उसके बाद ड्रॉ करना H2CO3। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, सुना होगा तुम लोगों ने इसके बारे में। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर रहता है। सॉरी। तो गाइज, पहले HClO4 देखो। HClO4 के केस में पहले सेंट्रल मेटल एटम में आ जाएगा Cl। कितने OH है? एक ही OH है, बिकॉज एक H है सिर्फ। एंड जो ऑक्सीजन बच गए वो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, खत्म। अब यहाँ पे देखो, Cl सेंट्रल मेटल एटम है, कितने OH आएंगे? एक OH आएगा। कितने ऑक्सीजन बचे? दो बचे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब गाइस, Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो उसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 6 7, एक लोन पेयर उसके पास बच गए। अब यहाँ पे देखो H2CO3 के केस में, कार्बन कितने OH बनाएगा? एक OH, दूसरा OH, ऊपर की तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, खत्म। कोई शक? ओके, फर्स्ट डबल बॉन्ड हमेशा मिडल एलिमेंट के ऊपर आएगा, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है, तुम लोग किधर भी बनाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम लोग चाहिए तो ये डबल बॉन्ड ऐसे नीचे भी बना सकते हो, कंपाउंड सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो जस्ट वियर्ड लगता है। हम लोग हमेशा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम लोग ऊपर लिखने वाले हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सेवेंथ कंपाउंड? IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, बताओ? IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? गाइस नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं SO3-2। ठीक है, SO3-2। अब SO3-2 के केस में हम लोग क्या करेंगे? पहले तो SO3-2 मत बनाओ, तुम लोग बनाओगे H2SO3। गाइस तुम लोगों को H2SO3 का स्ट्रक्चर याद है? H2SO3, सल्फर, OH, OH, डबल बॉन्ड O। ये हम लोगों के H2SO3 का स्ट्रक्चर था। अब गाइस यहाँ पे O और H के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन है। O और H के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है, तो उसके आउटर मोस्ट में पहले से दो लोन पेयर रहती है। ये पता है कि नहीं पता है, बताओ? पता है ना? नहीं पता होगा तो देखो, काउंट करके देखो, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः।
तो उसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसके पास 2 लोन पेयर रहने ही चाहिए। अब होगा क्या गाइस, हाइड्रोजन H प्लस बन के निकल गया, ये एसिड है ना, H2SO3 इज एन एसिड, तो एसिड है तो ये H प्लस बन के निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगी, याद रखो हाइड्रोजन H प्लस बन के निकल रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा एंड H प्लस बन के निकल जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट S डबल बॉन्ड O, JO और ये O। अब ऑक्सीजन के पास पहले से 2 लोन पेयर थी, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गए, तो उसके पास कितनी लोन पेयर हो गई, 3। एंड 3 इलेक्ट्रॉन मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। गाइस ये समझ में आ रहा है कि देखो, हाइड्रोजन H प्लस बन के निकल गया तो ऑक्सीजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई एंड नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर फेंक दिए, इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? और एग्जांपल कर लेना, SO4-2, ये वाला करके दिखाओ। गाइस ये H2SO4 जैसा है, देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे था, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। अब होगा क्या, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, ये हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस। अब तुम लोगों को अगर ऊपर याद होगा मैंने लिख के दे दिया है कि जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर रहती है। ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाएगा उसके पास 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास 3 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के रूल्स में जाके देख लेना, ठीक है। तो तुम लोगों को सिंपल वो ऊपर वाले रूल्स याद रखना है, बाकी सब तुम लोगों को अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो राइट इट डाउन फास्ट, कुछ बाकी रह गया होगा तो कंप्लीट कर दो।
यस गाइस, लिख के हो गया होगा। सो नाउ विल स्टार्ट विथ लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी या फिर ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल के बहुत सारे लिमिटेशंस है गाइस। लेट्स स्टार्ट विद देयर लिमिटेशंस। ओके, नाउ गाइस देयर फर्स्ट लिमिटेशन इज हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, इसका मीनिंग रहता है कंपाउंड्स विच कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन 8 कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब क्या? तो ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, बट 8 के बदले कम इलेक्ट्रॉन्स है, 6 या फिर 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे BF3। BF3 के केस में ऊपर ही हम लोगों ने देख लिया था बोरॉन, आउटर मोस्ट में इसके रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन आ गए, तो फ्लोरीन के साथ ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देगा, एंड फ्लोरीन के साथ ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गाइस? एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में हो गए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। नेक्स्ट BeCl2। BeCl2, तो बेरिलियम यहाँ पे आ गया। बेरिलियम यहाँ पे आ गया। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो जाएगा, बट यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब तुम लोग ही मुझे बताओ, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह गया। एंड ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट हो गया, तो ये कंपाउंड स्टेबल रहने चाहिए या अनस्टेबल रहने चाहिए? ये कंपाउंड स्टेबल रहने चाहिए या अनस्टेबल रहने चाहिए? अनस्टेबल रहनी चाहिए। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। दीज कंपाउंड्स शुड बी अनस्टेबल, बट शॉकिंगली दीज आर स्टेबल। याद रखो, वी प्रेडिक्टेड दैट दीज कंपाउंड शुड बी अनस्टेबल, बट इन नेचर या फिर इन रियलिटी दीज कंपाउंड्स आर क्वाइट स्टेबल। तो हम लोगों का ऑक्टेट रूल इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स होता क्या है? तो हाइपर वैलेंट मतलब हाइपर हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा कर लेना या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आना। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बहुत हाइपर एंग्री हो गया, तो वही। अब हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके अंदर, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहते हैं। एंड इसका एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं PCl5। तो नाउ इन केस ऑफ PCl5, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में रहते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? ये सिर्फ 3 बॉन्ड बनाना चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 बॉन्ड बनाना चाहिए। बट PCl5 में इट फॉर्म्स टोटल 5 बॉन्ड्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो PCl5, इसमें टोटल फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आए। वेरी नाइस। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन मर जाना चाहिए फॉस्फोरस, 8 के ऊपर इलेक्ट्रॉन हो गए, बट स्टिल दिस कंपाउंड इज स्टेबल। ठीक है, ये कंपाउंड अनस्टेबल होना चाहिए, बट स्टिल दिस कंपाउंड इज स्टेबल। अब नेक्स्ट SF5, सॉरी SF6। नाउ इन केस ऑफ SF6, सल्फर के आउटर मोस्ट में रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो टोटल कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5,
6 6 फॉस्फोरस के साथ, सॉरी फ्लोरीन के साथ सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, एंड ये बन जाता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट बोल रहे हैं यश। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट ऑफ सल्फर। तो सल्फर को इतने बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। सल्फर 2 बॉन्ड बना के खत्म हो सकता था, शांत हो जा सकता था, बट स्टिल इट इज फॉर्मिंग मोर बॉन्ड्स, एंड आर थियरी कैनॉट एक्सप्लेन व्हाई दे आर स्टेबल। ठीक है, हम लोगों की जो लिविस थियरी है वो ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि ये कंपाउंड स्टेबल क्यों है। ठीक है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये क्यों स्टेबल है वो हम लोगों की थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, चलो, हाइपर वैलेंट एंड yep, it cannot explain this concept। ठीक है, octet rule cannot explain these things, hence it is, these are limitation of octet rules। ठीक है, limitation मतलब क्या, जो चीज हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अब ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, अब गाइस तुम लोग हाइपोवैलेंट देखो या फिर हाइपर वैलेंट देखो, हर एक में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपाउंड फॉर्म में बहुत रेयरली आते हैं, बट स्टिल देयर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग NO का एग्जाम्पल देखेंगे। NO नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में रहते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में रहते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने हैं, एंड ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो द थिंग इज ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपनी ही चलाएगा। तो ऑक्सीजन बोलता है कि भाई नाइट्रोजन सुन, मैं बनाऊंगा तो मैक्सिमम सिर्फ डबल बॉन्ड बनाऊंगा, डबल बॉन्ड के ऊपर मैं बॉन्ड नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी बोलता है कि भाई कुछ ना होने से अच्छा कुछ हुआ हुआ अच्छा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पहले आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन थे। बट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के उसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेबल तो नहीं बना, बट स्टिल 5 के कंपैरिजन में उसको थोड़ा तो मतलब हेल्प मिली है अभी। ठीक है, तो इट इज बेटर देन बिफोर, बट स्टिल अगेन इट इज अनस्टेबल। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब और एक एग्जांपल ऐसे टाइप का हम लोग देखने वाले हैं, NO2 का। ठीक है, NO2 के केस में देखो, NO2 इज मेड अप ऑफ NO, मतलब NO का जैसा शेप था वैसा का वैसा शेप में बना रहा हूं, देखो। ठीक है, एंड O, एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में रहते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये NO जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है, वो बाद में चला गया दूसरे एक ऑक्सीजन के पास, उसने बोला भाई मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्या? तो ऑक्सीजन बोलते सुन, मैं एक टाइम पे 2 बॉन्ड बनाऊंगा, सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो नाइट्रोजन बोलता है तो नहीं चलेगा शायद से, बट फिर ऑक्सीजन बोलते है काम कर, एटलीस्ट मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करा के नहीं। मेरा ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? तो नाइट्रोजन को बोलते हैं कि तेरे पास एक लोन पेयर है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखना, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना, तो हम लोगों के बीच में बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड जिसकी वजह से मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में पहले से 1 2 3 4 5 6, अब 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आर यू गेटिंग इट? नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज योर NO2। अब NO2 में तुम लोग वापस नाइट्रोजन के अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अभी भी इसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट है, एंड इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 7 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके और बहुत सारे लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल फोर्थ, डू नॉट एक्सप्लेन, डू नॉट एक्सप्लेन
geometry and shape of compound. And fifth limitation is compounds of compounds of xenon. एंड xenon के कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? तो XeF2, XeO4, XeO3, XeF4, XeF6 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आते हैं। अब xenon ये ठहरा नोबल गैस। नोबल गैस है तो गाइस वो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नोबल गैस है तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड क्यों बनाएगा? बट स्टिल xenon कैन फॉर्म बॉन्ड्स एंड इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये सारी लिमिटेशन है जिनका एक्सप्लेनेशन हमारी थियरी नहीं दे पाती। ठीक है, तो चलो गाइस, राइट इट डाउन एंड आई थिंक you must have gotten tired, so we'll take a break. Break is till 9. Last one is XCF6. This is 6.
Yes, guys. So let's continue. Now, now we'll start with valence bond theory. Okay. So let's start with valence bond theory. Now, guys, again for valence bond theory, जैसे हम लोगों ने बीबीडी के लिए कुछ रूल्स लिखे थे, वैसे मैं पहले रूल्स लिखा के देने वाला हूँ एंड फिर मैं एक एक करके वो समझाऊंगा थ्रू एग्जाम्पल्स. ठीक है. तो सेकेंड थियरी विच इज second theory which is valence bond theory. ओके. नाउ इन केस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, सबसे पहले तो हम लोग इसके कुछ रूल्स लिखने वाले हैं. तो रूल्स लिखना स्टार्ट करो. तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है. नंबर टू, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स overlapping orbitals must contain unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गाइस? तो देखो, तुम लोगों को बॉन्ड बनाना है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करना है. अब अगर समझ लो तुम लोगों का इलेक्ट्रॉन पहले से किसी और के साथ कंबाइंड है. ठीक है. तुम लोगों का इलेक्ट्रॉन पहले से अगर किसी और के साथ कंबाइंड है, तो तुम लोग उसको किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर पाओगे क्या? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मेरी भावनाएं पहुंच रही है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कर रहे हैं. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कर रहे हैं. तो ये अनपेयर्ड रहना चाहिए. अगर इसकी पहले से शादी हो गई है, तो वापस हम लोग इसकी तीसरी शादी दूसरी शादी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे. तो गाइज इट शुड बी सिंगल. समझ में आ रहा है? इट शुड बी सिंगल. अगर ये सिंगल है, तब जाके हम लोग इसको पेयर अप कर पाएंगे. समझ में आ रहा है? तो तब जाके हम लोग इनको पेयर अप कर पाएंगे एंड यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. दिस इज आवर सेकंड पॉइंट. अब गाइस, पेयर अप करने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, उनमें भी कंडीशन, वो अपोजिट स्पिन वाले रहने चाहिए. कौन से स्पिन वाले रहने चाहिए? अपोजिट स्पिन. तो गाइस, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन should have should have opposite spin. मतलब गाइस, इलेक्ट्रॉन्स सेम साइड के रहेंगे, सेम सेम अगर टाइप के रहेंगे, तो हम लोग उनको कंबाइन कर पाएंगे क्या? तो उन्हें हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते. ठीक है. इवन इन आर केस, यूजुअली अगर हम लोग पेयरिंग करेंगे तो अपोजिट जेंडर्स की करते हैं. बराबर. इफ यू नो व्हाट आई मीन. अगर हम लोग सेम जेंडर की करेंगे तो वो इनकम्पैटिबल बोल सकते हैं. ठीक है. नाउअडेज इट इज कंपैटिबल, नाउअडेज इट इज अलाउड, बट पहले के जमाने में तो नहीं था. तो अभी तक इलेक्ट्रॉन ने अपना अपडेट नहीं किया है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन अभी भी कौन से स्पिन के चाहिए हम लोगों को? अपोजिट स्पिन वाले चाहिए. तब जाके वो बॉन्ड बना पाएंगे. अगर सेम स्पिन वाले रहेंगे तो उनके बॉन्ड पेयरिंग नहीं हो सकती. ठीक है. तो अब आगे, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, लार्जर द ओवरलैप larger the overlap, stronger is the bond formed. Stronger is the bond formed, and shorter the bond length. Shorter the bond length. ठीक है. अब याद रखो गाइस, ओवरलैप अगर वीक हुआ, मतलब ऐसे थोड़ा सा ही हुआ, तो ये ओवरलैप बहुत वीक है. वी कैन ब्रेक इट इजीली. ठीक है. एंड बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी अच्छी खासी बड़ी होगी. बट अगर ओवरलैप ज्यादा हुआ, तो ज्यादा ओवरलैप होने की वजह से बॉन्ड नजदीक आ गया, एंड ओवरलैप अभी स्ट्रांग होने की वजह से बॉन्ड भी क्या बन जाएगा? स्ट्रांग बन जाएगा. एंड यहाँ पे बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? पहले बॉन्ड की लेंथ थोड़ी बड़ी थी, और अभी बॉन्ड की लेंथ थोड़ी छोटी होगी. आर यू गेटिंग इट?
ठीक है। तो ओवरलैप अगर ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड की साइज छोटी हो जाती है एंड बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स should not overlap, should not overlap greater than 50%। 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग हुई तो क्या होगा? देखो, तुम लोगों को अगर पता होगा तो एटम्स के एग्जैक्ट सेंटर पे रहता है प्रोटॉन, एटम्स के एग्जैक्ट सेंटर पे रहता है प्रोटॉन, ठीक है। और ये दूसरा एटम है, इसके भी एग्जैक्ट सेंटर में रहने वाला है प्रोटॉन, ठीक है। अब गाइस, अगर तुम लोगों ने इन दोनों को 50% के ऊपर ओवरलैप करवा दी, अगर इन दोनों की ओवरलैपिंग तुम लोगों ने 50% से ज्यादा करवा दी तो क्या होगा? देखो, ये एक एटम और इन दोनों की ओवरलैपिंग तुम लोगों ने 50% से ज्यादा करवा दी। आई गेस इधर ये सेंटर हो गया ना, ऐसा कुछ। ठीक है। अब दिख रहा है तुम लोगों को ये 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग हो गई। अब 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होगा? सेंटर में तो प्रेजेंट रहने वाले प्रोटॉन, अब बीच वाला प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, ये फर्स्ट एटम का प्रोटॉन है और ये सेकंड एटम का प्रोटॉन है। अब ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ये एक दूसरे के आमने सामने आने के बाद क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, एंड दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ऑब्वियसली एलिमेंट क्या होगा या फिर कंपाउंड क्या होगा? अनस्टेबल होगा। आर यू गेटिंग इट? तो 50% से ज्यादा अगर ओवरलैपिंग हो गई तो रिपल्शन होने के चांसेस, मतलब रिपल्शन होने ही वाले, चांसेस भी नहीं, रिपल्शन होने ही वाले हैं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। There are two types of bond. Number one is axial bond, axial bond जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। एंड नंबर टू इज lateral बॉन्ड, lateral बॉन्ड जिसे हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। अब गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल बॉन्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल बॉन्ड? देखो, अगर तुम लोगों को बॉन्ड बनाना है तो तुम लोग एक ऐसा बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड दूसरा बॉन्ड ऐसे बना सकते हो, ऐसे कुछ, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? ये देखो, ये एक्सिस पे से आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये हम लोगों का यूजुअली एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे से ये बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। अब मुझे बताओ तुम लोगों को ये एक्सियल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है जो इजीली ब्रेक नहीं होगा, या दिस इज लैटरल बॉन्ड, ये ऐसा वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? विच वन इज स्ट्रॉन्गर, एक्सियल या लैटरल? व्हाट डू यू थिंक? एक्सियल बॉन्ड गाइस, याद रखो, अगर मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं नीचे ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। वेरी नाइस, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। तो गाइस देखो, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक पी ऑर्बिटल, ये दूसरा एक पी ऑर्बिटल, दोनों के बीच में ओवरलैप हो गया, दोनों के बीच में ओवरलैप होने के बाद इन दोनों ने बना दिया एक्सियल बॉन्ड, ये ऐसे, ये ऐसे, समझ में आ रहा है? दिस इज एक्सियल ओवरलैप, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप। एंड दूसरा रहता है लेटरल ओवरलैप, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया था वो भी देंगे आंसर, बताओ जरा, मुझे बताओ विच वन इज स्ट्रॉन्गर, एक्सियल या लेटरल? यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है।
ऑब्वियसली एक्सियल इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो दिस इज एक्सियल ओवरलैप जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एंड दिस इज लैटरल ओवरलैप जिसे हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, लैटरल ओवरलैप जिसे हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। सो गाइस याद रखो एक्सियल बॉन्ड इज मोर स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है एंड इसलिए वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी भी आती है, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दिस इज अ वीकर बॉन्ड, ठीक है बेशक। ओके नेक्स्ट गाइस, सेवेंथ पॉइंट, एक्सियल बॉन्ड में कहाँ पे 50% से ज्यादा हो रहा है गाइस? 50% यहाँ पे आएगा ना, ये अगर पूरा 100% है तो ये मिड पॉइंट 50% है, करेक्ट। मुझे बताओ कहाँ पे मिड पॉइंट ओवरलैप हो रहे हैं ना, गेटिंग इट? वो दिस इज नॉट मोर देन 50%। देखो जरा, अपना ब्रेन यूज करो, डोंट यूज 100% ऑफ योर ब्रेन। तो नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, हायर द डायरेक्शनल नेचर, हायर द डायरेक्शनल नेचर, हायर इज द, higher the directional nature, higher is the bond strength, bond strength, ठीक है। हायर द डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल लिखना है यहाँ पे, ऑफ ऑर्बिटल, इस चीज को वो पता रहना चाहिए ना, ऑफ ऑर्बिटल। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, अब डायरेक्शनल नेचर मतलब क्या, तो हम लोगों के पास अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बनेगा एस एस ओवरलैप, देखो एस ओवरलैप और एस ओवरलैप, ये ऐसा कुछ, ठीक है। एक एस ऑर्बिटल, ये दूसरा एस ऑर्बिटल। मुझे बताओ एस ऑर्बिटल में डायरेक्शनल नेचर रहता है क्या? एस ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शनल नेचर रहता है क्या? अब ये हो गया एसपी ओवरलैप, एंड अब इसके बाद हम लोग जो ड्रॉ करने वाले हैं दैट इज टीपी ओवरलैप। बताओ जरा कौन सा तुम लोगों को ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, या फिर ज्यादा इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा है? दिस इज एस एस ओवरलैप, दिस इज एसपी ओवरलैप, एंड दिस इज पीपी ओवरलैप। ऑब्वियसली गाइस पीपी, पीपी ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ पे ओवरलैपिंग देखो ना कितने इफेक्टिवली हो रही है, वो स्पेसिफिकली उस डायरेक्शन में आ रहा है एंड ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांगर होगी। एसओ ऑर्बिटल तो ऐसे ही सिर्फ ऊपर से आके ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। तो पीपी ओवरलैप इज स्ट्रांगर कंपेयर टू दैट ऑफ एसएस ओवरलैप, ठीक है। एंड क्लोजर द distance from nucleus, distance from, closer the distance from nucleus, stronger is the bond, ठीक है। तो गाइस अगर तुम लोगों को पूछे कि वन एस मतलब क्या, तो वन एस ऑर्बिटल और वन एस ऑर्बिटल का बॉन्ड, टू एस एंड थ्री एस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा? तो जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बताओ इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली वन एस is stronger and थ्री एस is weaker because वन एस ये न्यूक्लियस के नजदीक है। तो मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल बताया था, वन एस की साइज छोटी, तो वो छोटा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मेरे पास एक छोटी पेंसिल है और मेरे पास एक बड़ी पेंसिल है, मैं इन दोनों पेंसिलों को अगर तोड़ने की कोशिश करूँ तो विच पेंसिल आई कैन ब्रेक इजीली? मुझे बताओ मैं कौन से पेंसिल को हमेशा इजीली ब्रेक कर पाऊंगा? तो बड़ी पेंसिल, मतलब थ्री एस वाली पेंसिल, बड़ी पेंसिल जो रहती है वो वीकर रहती है, उसका बॉन्ड वीक रहता है, एंड छोटी पेंसिल हमेशा स्ट्रांग रहती है, याद रखना।
गाइस एनी डाउट? ठीक है, ओके। एंड नाइन्थ, बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल नेचर, बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, bonds also get symmetries। ठीक है, तो गाइस दीज आर द रूल्स, फास्ट राइट इट डाउन। चलो ये कंप्लीट करो लिख के। दीज आर जस्ट रूल्स, हम लोगों ने अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं किया है, ये जस्ट लिख के रखो। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल नेचर? तो याद रखो, डायरेक्शनल नेचर मीन्स पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहता है वैसे। चलो, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द लास्ट वर्ड? तो ज्योमेट्रीज, ये ज्योमेट्री है और कुछ नहीं। ओके, सो नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम लोग देखने वाले हैं अभी। तो नेक्स्ट ट्रेंड डालना, वेट फ्रॉम ना। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। एंड इसमें हम लोग पहले देखने वाले सिग्मा बॉन्ड, तो पहले हम लोग देखने वाले सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड तीन टाइप के रहते हैं। एक रहता है एस एस, ड्रॉ करो चलो फास्ट। एक रहता है एस एस, दूसरा रहता है एस पी, तीसरा रहता है पी पी। ठीक है,
ओके, अब गाइस एसएस का एग्जांपल अगर हम लोग देने गए तो एसएस का एग्जांपल हम लोग लेने वाले H2। अब H2 के केस में मेरे पास दो हाइड्रोजन है एंड दोनों के अंदर 1s1 और इसके अंदर भी 1s1, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब गाइस इनकी डायग्राम अगर मैं बनाने चाहूँ तो कैसे होगा? एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है एंड दोनों हाइड्रोजन के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो गाइस मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा तो चलेगा? अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोनों के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैन बी फॉर्म अ बॉन्ड ओवर हियर। दोनों के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ओके, वेरी नाइस। तो मुझे बताओ अब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है क्या? अब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है क्या? ओके, परफेक्ट, सो नाउ वी कैन फॉर्म अ बॉन्ड। करेक्ट है, तो एक बॉन्ड बना दिया हम लोगों ने, देखो सेट, ठीक है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हो गया एसएस ओवरलैप जो हाइड्रोजन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लिखो। सेकंड एग्जांपल इज ऑफ F2, ठीक है। F2 के केस में फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p5। इसका एटॉमिक नंबर 9 रहता है, भूलना मत, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p5। नाउ गाइस 2p5 मींस, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एंड लास्ट पी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ यहाँ पे बॉन्ड कौन बनाएगा? पहले दो पी ऑर्बिटल बनाएंगे या ये लास्ट पी ऑर्बिटल? तो ऑब्वियस है जो अनपेड है जिसकी अभी तक शादी हुई नहीं है वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो गाइस एफ और फ्लोरीन में पी ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये फर्स्ट फ्लोरीन, ये सेकंड फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों का अगर स्पिन उल्टा होगा, एक प्लस हाफ वाला दूसरा माइनस हाफ वाला, तो नाउ बोथ ऑफ देम कैन फॉर्म अ बॉन्ड। दोनों के बीच में अभी बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल। एंड व्हाट आई विल गेट अ पैड इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, ठीक है। एंड गाइस एक तुम लोगों को मैं होमवर्क के लिए करने दे रहा हूँ, HF, ठीक है। HF, दिस इज फॉर होमवर्क, ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। ये खुद से तुम लोग ट्राई करना। ओके गाइस, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बारे में हम लोग देखने वाले पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सेकंड इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड में भी गाइस अलग अलग टाइप आती है। पहली टाइप आती है पी पाई, पी पाई बॉन्ड। दूसरी टाइप आती है पी पाई, पी पाई बॉन्ड। एंड तीसरी टाइप आती है डी पाई, डी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पी पाई बॉन्ड कैसे दिखेगा इस? पी पाई बॉन्ड, पहले हम लोग पी पाई देखने वाले हैं। इनको एबीसी नाम दे देते हैं, एबीसी, ठीक है। तो ए हम लोग देखेंगे पी पाई बॉन्ड, एकदम इजी है, जो हम लोगों ने ड्रॉ भी किया है। पी पाई बॉन्ड, ठीक है। अब गाइस पी पाई के केस में ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल और ये एक पी ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बन गया तो इसे हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? पी पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? देखो इसमें कुछ डिफिकल्टी, ठीक है। इसमें पी पाई बॉन्ड बोलेंगे। अब गाइस अगर पी पाई मतलब एक पाई ऑर्बिट पी ऑर्बिटल और दूसरा डी ऑर्बिटल, इनके बीच में अगर बॉन्ड बना तो उसे हम लोग बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो ये पी ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल एंड दूसरा डी ऑर्बिटल,
दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बना तो हम लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो गाइस ऑब्वियसली अब पहले ऐसा ओवरलैप हो रहा था, अब ऐसे हो रहा है। मुझे बताओ, फर्स्ट वाला पी पाई स्ट्रॉन्गर होगा या पी पाई डी पाई? कौन सा ओवरलैप ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, पी पाई या पी पाई? ऑब्वियसली फर्स्ट वन। ठीक है, पी पाई करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस याद रखो, यहाँ पे एंगल अगर चेंज हो जाए तो ओवरलैप थोड़ा कम हो जाएगा। एंड लास्ट आता है डी पाई, जो हम लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। उसके ऊपर कुछ ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं हम लोगों को कभी। ठीक है, एक्चुअली कभी आए भी नहीं है। वो डी पाई, तो इसमें कैसे होगा, एक डी ऑर्बिटल एंड दूसरा भी और एक डी ऑर्बिटल, दोनों का ओवरलैप होने वाला है। ठीक है, अब इन दोनों का ओवरलैप जब होगा तो दे विल लुक लाइक दिस। गाइस मुझे बताओ, इसमें जो ओवरलैप होगा वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा? ऑब्वियसली करेक्ट बोल रहे हो। इनमें सबसे ज्यादा वीक ओवरलैप होगा, बिकॉज ये पूरी तरह से एंगुलर बन गया। करेक्ट है। ठीक है, तो दीज आर पाई बॉन्ड्स, राइट इट डाउन, लिख दो इसे। ओके, सो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो विल स्टार्ट विद ऑक्सीजन। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज देयर ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी व्हाट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो ऑक्सीजन O8, 1s2, 2s2, 2p4। एंड सेकंड ऑक्सीजन भी कैसे हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4। नाउ गाइस ओवर हियर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2p4? बताओ यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? यस, तो हम करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंड दो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो देखो, पी ऑर्बिटल के अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक पी ऑर्बिटल हमेशा ऐसे रहेगा सोया हुआ, एक्स एक्सिस के अराउंड, एंड दूसरा पी ऑर्बिटल हमेशा वाई एक्सिस के अराउंड रहेगा। करेक्ट और रॉन्ग? ठीक है, तो दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब दूसरा एक ऑक्सीजन आया, उसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक पी एक्स के अराउंड और एक पी वाई के अराउंड। करेक्ट गाइस, तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ रहेंगे। अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे ओवरलैपिंग जब होगी तो कितने एक्सियल बॉन्ड बनेंगे, कितने एक्सियल बॉन्ड बनेंगे?
जैसे कुछ बनेगा। कितने एक्सियल बॉन्ड दिखे? एक एक्सियल दिखा, करेक्ट, वेरी नाइस। तो वन एक्सियल बॉन्ड इज देयर। एंड सिमिलरली ये जो है पी ऑर्बिटल, अभी याद रखो गाइस, ये इतने दूर नहीं रहते, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, जैसे हम लोगों ने ऊपर डायग्राम बनाई थी वैसे टाइप की ओवरलैपिंग यहाँ पे भी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट ड्रॉ इट ओवर हियर, बिकॉज फिर हम लोगों का एक्सियल बॉन्ड अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ये ऐसे ओवरलैप हो रहे, दे आर क्लोजर टू ईच अदर। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाना ही पड़ेगा हम लोगों को, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइंस दिखाते हैं दैट दे आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, इज इट क्लियर? ठीक है। एंड नाउ लाइस गाइस, लास्ट जो तुम लोगों को होमवर्क में मिलने वाला है, बी एंटोमोलिक्यूल, जो कि तुम लोग खुद करने वाले हो होमवर्क में। ठीक है, तो गाइस फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छे से प्रिपेयर होके आना। ठीक है, एंड ओवर हियर वी कैन स्टॉप। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय।